नमस्कार, सुप्रभात। मेरा नाम नंदन है और मैं एक मेडिकल का छात्र हूँ। और आज आप लोगों को सामान्य बुखार या नॉर्मल फीवर के बारे में जानकारी दूंगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो जरूर शेयर करिएगा। और इसमें मैं परिभाषा बताऊंगा, इसके कारण बताऊंगा, लक्षण बताऊंगा, घरेलू उपचार और मेडिकल उपचार आदि के बारे में जो है चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा इसकी परिभाषा क्या होती है। इससे पहले कि मैं आपको ये चीज ये बताना चाहूंगा, अगर हमारा बुखार 1 या 3 दिन से ज्यादा अगर रहता है तो फिर वो नॉर्मल बुखार में हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर वैसे वाला फीवर अगर आता है, जैसे मान लिया जाए किसी जैसे कोरोना में हो रहा था कि बहुत लंबे कई दिन तक बुखार रहता था, ऐसे टाइफाइड में रहता है, मलेरिया हो गया या अदर कोई भी डिजीज कंडीशन होती थी, उसमें कई 1-1, 2-2 हफ्ते तक जो है क्या रहता है, हमारा फीवर रहता है। मैं उस फीवर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो है यहाँ पर एक सामान्य बुखार या नॉर्मल फीवर की बात कर रहा हूँ, जो सिर्फ 1 या 3 दिन के अंदर हमारी बॉडी में फीवर रहता है, उसके बाद हम ठीक हो जाते हैं। तो इससे पहले किसी परिभाषा बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारा कोई बीमारी नहीं होती है। हमारी जो फीवर आना जो है कोई बीमारी नहीं है, ये एक प्रकार का संक्रमण का एक लक्षण है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जाम्पल के तौर पे, होता क्या है, जब अचानक से हमारे हाथ में कहीं चोट लग जाती है या हमारे पाँव में कभी चोट लग जाती है तो वहां पर हमारे रेडनेस आती है, स्वेलिंग सी होने लगती है और हमको जो है फीवर होने लगता है। तो ये चीजें ये क्या हो रही है कि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में कोई सिम्टम शो कर रही है। वैसे बाहर से कोई वायरल मतलब हमारी बॉडी भी तो प्रोटेक्टिव एक्शन करती है। कहीं पर चोट लगती है तो हमारा रेडनेस से सूजन आदि आ रही है, तो उसके अगेंस्ट में जो प्रोटेक्शन के लिए जो सिम्टम शो कर रही है वही हमारा जो है फीवर कहलाता है। इसीलिए हमको इसको एक लक्षण कहा गया है, इसको हम कोई बीमारी नहीं बोलते। तो इसके बारे में आगे हम बात करेंगे कि जब फीवर आता है तो इसमें जो है इसका आने का कारण क्या होता है कि जब संक्रमण हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में लड़ती है, तो उस लड़ते वक्त जो है क्या होता क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर कई प्रकार के 2-3 प्रकार के जो रेड मतलब इनकी सेल्स होती है, कोशिकाएं, जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी, अगर हिंदी में बोले तो लाल और श्वेत रक्त लेसिकाएं, प्लेटलेट्स आदि होती हैं। ये करती क्या है कि हमारे जब इनकी संख्या हमारी बॉडी में बढ़ जाती है तो ये हमारे बॉडी को तापमान बढ़ा देती है। और इसमें क्या होता है, जो हमारी मांसपेशियों में अगर खिंचाव पड़ता है तो उसकी वजह से भी हमारे को जो ठंडा या कपकपी आने लगती है। ये क्या होगी, इसकी परिभाषा होगी फीवर की। आगे हम बात करेंगे कितना टेम्परेचर होने पर हम जो उसको बुखार में काउंट करेंगे। ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, सभी के लिए जो है उपयोगी है। इसमें क्या होता है, जब वयस्क अडल्ट एक होता है उसका सामान्य जो तापमान होता है वो होता है हमारा, इसमें एक रेंज रखी जाती है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 98.6 फ़ारेनहाइट, और एक तो ये फ़ारेनहाइट में हो गया और एक सेंटीग्रेड में, इसका हम 2 रीडिंग में भी इसको हम काउंट करते हैं। दूसरे हमारा 37.2 सेंटीग्रेड है। तो ये इसकी एक रेंज होती है। अगर 98 से लेके 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अगर हमारा टेम्परेचर रहता है तो इसको हम जो है नॉर्मल में काउंट करेंगे। अगर ये हमारा अगर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर अब ऊपर चले जाएगा तो हमको उसको हम जो बुखार में काउंट करेंगे, या फिर हम इसको सेंटीग्रेड में बोले तो 37.8 सेंटीग्रेड जो ग्रेटर देन कोल्ड फीवर, उसको जो फीवर की हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार शिशु में थोड़ा तापमान कम में ही हम जो इसको नॉर्मल में काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 97.7 फ़ारेनहाइट या 36.5 सेंटीग्रेड, ये हमारा क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर है शिशु का। ये इसलिए होता है क्योंकि बच्चे जो है बहुत ज्यादा वो होते हैं, वेनरेबल होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि बच्चे जब उम्र होते हैं तो उसके बाद जब डिलीवरी होती है तो उसको वो हाइपोथर्मिया में कंडीशन क्रिएट होने की जो उनकी संभावना होती है, इसलिए कम टेम्परेचर में उनको नॉर्मल मानते हैं। यहाँ पर जैसे 37 है, 36.5 सेंटीग्रेड में उसको नॉर्मल मानते हैं। जब 99 से अबव जा रहा है तो बुखार वाली कंडीशन हो जा रही है, वही सेम 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव अगर ये जाता है। कुल मिला के ये है, ये हमारी इसकी जो है नॉर्मल रीडिंग है, और ये हमारा जो ये फीवर की रीडिंग है। इससे ऊपर अगर जब 99 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि मतलब 38 डिग्री सेंटीग्रेड से है या फिर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर है तो उसको हम कंफर्म कर देंगे कि उसको फीवर शुरू हो गया है। ठीक है, ये तो हो गया इसका तापमान के बारे में। इसके थोड़े से अब लक्षण के कारण के बारे में बात करेंगे, किसके वजह से ऐसा होता है। जब कोई वायरल फ्लू अगर हमारी बॉडी में जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया, या यूरिन में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर हमारी फोड़ी फुंसी या पथरी या हमारे आत्मा आदि में कहीं भी कोई भी संक्रमण होता है, या जब हम टीका लगा रहे थे कोरोना का उस टाइम भी हमको फीवर आ जा रहा था, या ब्रोंकाइटिस है, या बच्चों के दांत आते हैं, सामान्य जुकाम, खराश, अपेंडिसाइटिस, कान की इन्फेक्शन आदि में जो है इस संक्रमण के कारण जो है हमको जो है फीवर होने लगता है। ये तो हमारा इसका कारण हो गया। अब लक्षण की बात करते हैं, क्या क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिसकी वजह से हमको जो है ये फीवर में जो ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, पेशेंट को कभी भी कंफर्ट प्रोवाइड करना है। कंफर्ट प्रोवाइड हम तब कर पाएंगे जब पेशेंट अगर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो उसको जो है
मतलब इनकी उसके कंबल आदि जो है उसको हम हटा, ब्लैंकेट आदि को हम हटा देंगे। ज्यादा गर्मी लग रही है, ठंडा लग रहा है, कभी वाला अगर हो रहा है तो उसको हम क्या करते हैं कि उसको जो है कंबल ब्लैंकेट आदि उसको जो प्रदान करते हैं। मतलब कुल मिला के पेशेंट का जो मेडिकल का एक मैनेजमेंट है, उस पेशेंट को कैसे भी कंफर्ट प्रदान करना, तो ये करेंगे इसमें। और दूसरा हमारे पास थर्मामीटर होता है, उस थर्मामीटर से हम जो है टेम्परेचर चेक करते रहते हैं। जैसे मैं अभी एक बात बताता हूँ आपको, थर्मामीटर से हम टेम्परेचर चेक करते हैं। दो तीन हमारे रूट होते हैं, एक तो ओरल से कर सकते हैं, एक्जिला से कर सकते हैं और रेक्टम से कर सकते हैं। सबसे ज्यादा रिलायबल या सबसे अच्छा जो हम मानते हैं वो रेक्टम वाला मानते हैं, मगर हम वैसे नॉर्मली हम करते नहीं है। इसलिए नहीं करते क्योंकि वो कंटामिनेटेड एरिया होता है, तो इससे इन्फेक्शन एक दूसरे को ट्रांसफर हो सकता है। वैसे ओरल में भी और करते हैं हम कहाँ से, आजकल अधिकतर जो है डेली रूटीन में जब हम करते हैं तो वो जो हम एक्जिला से लेते हैं। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना, कभी भी अगर हम एक्जिला से टेम्परेचर लेंगे तो एक हमेशा जो है प्लस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इस एरिया में हमारा स्वेटिंग के पसीने की वजह से जो है एक माइनस एक प्लस करने लगते हैं हम, क्योंकि यहाँ एक जो है कम हमारा जो रीडिंग आएगा। मतलब एग्जांपल के तौर पे बोलूं, अगर मैंने थर्मामीटर से अगर एक्जिला से अगर टेम्परेचर लिया है तो एक हम प्लस करेंगे। मतलब मान लीजिए 99 है तो हम उसको जो 100 मानेंगे। ऐसे अगर हमने रेक्टम से लिया तो एक माइनस कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि वहां ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है। तो वहां ऑलरेडी मान लीजिए 100 आएगा तो वहां 100 को हम एक माइनस करके 99 मानेंगे। कुल मिला के ये बात है, अगर हम एक्जिला से लेते हैं तो एक प्लस करते हैं और उसका टेम्परेचर एक प्लस करेंगे, मतलब 99 आए तो एक प्लस करने को 100 माना जाएगा। ये एग्जांपल के तौर पर आपको बता दिया। अब ये हो गया आपका टेम्परेचर के बारे में कि ये चीजें होंगी। और इसके फिर लक्षण की बात कर रहा था। लक्षण में जो है क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे? पसीना आने लगता है, उसको ठंड लगने लगती है, कंपकपी होते हैं, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, और एक ड्राई डिहाइड्रेशन के कारण भी उसको जो है फीवर हो जाएगा। ये भी इसका एक कारण है। और उसका मुंह जो सूखने लगेगा, कड़वा जीभ होने लगेगी। और जब भी डॉक्टर बोलता है कि आप जीभ दिखाओ, क्योंकि जीभ जो उसका येलो कलर का होने लगता है। और उसकी कमजोरी, गले में खराश होने लगती है, सुस्ती से नींद कम आती है, घबराहट सी लगती है, और पल्स रेट, धमनी जो होती है वो बढ़ जाती है, और बीपी भी बढ़ने के चांसेस इसमें रहते हैं। लेकिन सांस की दर्द कम होने लगती है, भूख में कमी आती है, सर में दर्द, आंखों में दर्द, बेचैनी, नाक बहना आदि चीजें होती हैं। अब इसका हम घरेलू उपाय क्या करेंगे, ये जरूर जानने वाली बात है। पहले तो पेशेंट को कंफर्ट करना है, और दूसरा एश्योरेंस करना है, और उसके तापमान को मापना है। दिन में 2-3 बार उसका टेम्परेचर थर्मामीटर से चेक करते रहना है। बेड रेस्ट के लिए बोलेंगे। और एक बाउल लेंगे, कोल्ड स्पेंज में क्या करते हैं, एक बाउल लेंगे, उसमें जो पानी डालेंगे, उससे हम उसको स्पेंज कराएंगे। ठीक है, मतलब इनकी जो टैप वाटर होता है, नल का पानी, उसको लेंगे एक बाउल में, साफ सा कपड़ा लेंगे, रूमाल या फिर कोई भी पट्टी से, उससे हम उसका जो स्पंज कराएंगे। और उसको खूब पानी पीने के लिए बोलिए। मैंने जैसे अभी बोला था, डिहाइड्रेशन उसमें फीवर हो सकता है, इसलिए उसको पानी की उचित मात्रा उसके बॉडी में फ्लूइड को जो बैलेंस करना है। और हल्का भोजन देना है उसको। कॉटन के कपड़े पहनने के लिए बोल रहे हैं। कॉटन का कपड़ा अगर पहनेगा तो उसका जो स्वेटिंग होगी वो भी जो है अच्छे से ऑब्जर्वेशन उसका हो जाएगा स्वेटिंग का, इसलिए उसको कॉटन के कपड़ा है। और दूसरा उसको जो है दर्द अगर हो रहा है, दलिया खिचड़ी, ये जो हल्का खाना खिलाना, जो हैवी भोजन कभी भी नहीं कराना है। और दूसरा दर्द हो रहा है तो ये दर्द वाली ट्यूब लगा सकते हैं, ORS का पानी उसको खूब पिलाना है। अगर गले में खराश हो रही है, तुलसी अदरक आदि का काढ़ा बना सकते हो। नमक का गरारा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का जो आप जरूर ध्यान रखिएगा। और साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर साफ सफाई नहीं रखते, इसी वजह से इन्फेक्शन, कभी बैक्टीरियल वायरल कोई भी इन्फेक्शन हमारे ड्रॉपलेट या फिर क्लोज कॉन्टेक्ट की वजह से हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है। तो ये बातें होगी आपकी, लक्षण, कारण, सब कुछ हमने जो बताए। अब घरेलू उपाय भी हमने आपको बता दिया। अब इसके थोड़ा मेडिकल उपचार के बारे में बात करेंगे। ये जो है डॉक्टर डिसाइड करता है, डॉक्टर इसको जो प्रिस्क्रिप्शन करता है। आप कभी भी सेल्फ मेडिकेशन कभी भी नहीं करें, क्योंकि इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। अडल्ट में पैरासीटामोल देंगे या फिर हम उसको डोलो दे सकते हैं, ये दोनों में से कोई भी एक देंगे। तो ये हमारे 500 mg में आती है, डाइक्लो भी इसमें ऐड होती है। इसको हम 2 टाइम दे सकते हैं, सुबह शाम। वैसे तो डॉक्टर डिसाइड करते हैं इसको कितना टाइम देना है। और सिट्राजिन है, ये इससे नींद भी सही आती है, और इसको ये एंटीहिस्टामिन वाली, इसको एक गोली लेनी है रात को। या तो ये ले लो या सिट्राजिन ले लो, या फिर ये लिवोसिट्राजिन ले लो। 5 mg की एक ही गोली लेनी है, कोई भी एक लेनी इसमें से, या तभी मैंने इसमें या तो ये वाली ले लो या ये वाली ले लो, ये दोनों में से कोई भी एक लेते हैं। ये वैसे आप लोगों के नॉन मेडिकल के लिए जो है ये यूजफुल नहीं है। ये मैं मेडिकल स्टूडेंट या फिर मेडिकल पर्सन के लिए मैं जो है ये नॉलेज के लिए जो है चीजें आपको बता रहा हूँ, मेडिसिन। और इसमें जो है एक ओमिपेराजोल होती है, ये खाली पेट लेनी होती है। और डोमिपेराजोल दो सकते हैं, सुबह एक गोली खाली पेट देनी है, ये वाली, ठीक है। और उसके बाद अगर उसके गले में खास टॉन्सिलाइटिस आदि अगर है तो उसके बाद उसको ये एजिथ्रोमाइसिन चला सकते हैं। विटामिन सी की एक गोली दे सकते हैं, और एक गोली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की दे सकते हैं। बच्चों में भी ये दवाई इसी टाइप से दी जाती है, मगर इसमें जो है सिरप, इसमें जो बच्चों को सिरप देते हैं, ये डॉक्टर डिसाइड करता है कैसे देना है। ये बात होगी जब हमारा 1 या 3 दिन तक अगर फीवर रहता है तो। अगर फीवर ज्यादा रह रहा है, 3 दिन के बाद भी फीवर अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो आपने एक काम करना है कि जल्दी से आपको जो है हॉस्पिटल, कहीं नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके डॉक्टर की जो सलाह जरूर लेनी है
क्योंकि ये नॉर्मल फीवर ना हो कि किसी और डिजीज की वजह से आपको फीवर हो रहा है। इसके लिए आप जो है डॉक्टर एडवाइस करेगा, कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोलेंगे, जैसे हीमोग्लोबिन है, WBC है, ESR है, बिडाल है और यूनिट टेस्ट आदि करने आपको अति आवश्यक होंगे, ये आपको डॉक्टर बता देंगे। ठीक है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको सेल्फ मेडिकेशन करने के लिए मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो ये इसमें पैरासीटामोल होती है ये हमारे लीवर को बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट करती है। ठीक है, इस वजह से हम इसको जो है पैरासीटामोल जो है सावधानी से लेनी होती है। इसी प्रकार जो इब्रुफिन, डाइक्लो ये चीजें होती हैं ये हमारे किडनी को जो है एकदम फेलियर करती है, तो इसीलिए पेन किलर की दवाएं कम से कम इस्तेमाल